अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हमने बेटा रिवीजन स्टार्ट की थी। चैप्टर नंबर 1 से हम पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, जिसको मैं उसका जो फ्रेमवर्क है वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया हुआ है उसमें और आज हम उसमें क्या पढ़ेंगे। लेकिन उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट या डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो वो डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक जो इस चैप्टर में पढ़ा था, सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन, उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए बेटा इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद इसकी टाइप्स हो गई। वो कौन कौन सी टाइप्स थी, फॉरवर्ड और रिवर्स। और फिर हमने एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कर दी थी। और हमारा पार्ट अब रहता है इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और इसकी डायग्राम भी हो चुकी थी। आज रहता है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सिर्फ जस्ट हमारा ये वाला पार्ट रहता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे बेटा। इससे पहले आप लोगों को जो दूसरी एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट वाली एग्जांपल है, जैसे उसकी एक्सप्लेनेशन बता हम डिस्कस कर लेते हैं। उसको लॉन्ग क्वेश्चन में इनकारपोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, या उसको एग्जांपल को हम इनकारपोरेट करें या फिर हम हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जांपल, तो हमने हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जांपल को ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है। तो इसमें इस एग्जांपल से हमें थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स की समझ आ जाएगी रिवर्सिबल रिएक्शन के। वो कहता है बेटा, अगर हम CaCO3 को हीट करें, ये रिएक्शन हमने कहाँ पर पढ़ा है ज़रा मुझे बताएं। अब आप लोगों ने अगर पिछला चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज किया हुआ है तो मुझे बताएं ये रिएक्शन हम कहाँ पर पढ़ के आए। CaO बनता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये कहाँ पर पढ़ा है मुझे बताएं, ये रिएक्शन अभी हमने कहीं पर रिसेंटली पढ़ा है किसी चैप्टर के अंदर। शाबाश ईशा राजिया, शाबाश एक्सीलेंट। और कोई बच्चा बताए ज़रा, बिस्मा बताएं कौन से चैप्टर में हमने किस टॉपिक में ये रिएक्शन पढ़ के आए हैं हम। मोहम्मद ताहा, 10th क्लास केमिस्ट्री। लास्ट चैप्टर तो पढ़ा है, टॉपिक नहीं याद, कौन से टॉपिक में पढ़ा था, हेडिंग क्या थी। एक ही बच्चे ने बताया जस्ट कि हमने कौन से टॉपिक में पढ़ के आए हैं इसको। जी बेटा, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेग लाइम। इब्राहिम इमरान ने भी बताया, अभी स्लेग लाइम प्रिपेयर करने के लिए हमने CaCO3 को हीट किया था, CaO आया था क्विक लाइम, फिर CaO में हमने वाटर ऐड किया था तो स्लेग लाइम, और स्लेग लाइम को फिर हमने अमोनिया रिकवरी टावर में ले जाकर अमोनिया की रिकवरी करवाई थी। सॉल्वेज प्रोसेस में पढ़ा था इसको। अच्छा बेटा, वो कहता है अगर सिस्टम हमारा ओपन हो, CaCO3 हम यहाँ पे हीट करें अगर, तो जो भी CaO तो सॉलिड फॉर्म में इधर बनेगा,
जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगी बेटा, सारी यहाँ से स्केप हो जाएगी। तो उसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर बताया कि CaO बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वो सिस्टम से स्केप कर जाएगी, सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो ये अकेला जो CaO है वो CaCO3 नहीं बना सकेगा। तो लेकिन अगर हम इस सिस्टम को क्या करवा लें बेटा, क्लोज करवा लें, अगर ये सिस्टम क्या हो जाए, अच्छा इसके ऊपर लिखते हैं, अगर ये सिस्टम ओपन है तो ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और गोज टू कंप्लीशन, और ये क्या होगा, गो टू कंप्लीशन, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को क्या कर दें, इसके फ्लास्क को क्लोज कर दें, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है बेटे, CaCO3 है और हमने इस फ्लास्क को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो CaCO3 के आपस में असल में तो ये रिएक्शन एक ही फ्लास्क में हो रहा होता है, हम उसको रिएक्शन फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे दो दो फ्लास्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उससे क्या बनेगा, CaO बनेगा और CO2 बनेगा। तो ये वाला रिएक्शन क्या कहलाएगा बेटे, इसे कहेंगे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या हो रहा है, रिवर्स। क्यों, CaCO3 इसके से बनेगा CaO और CO2, और ये आपस में मिलकर दोबारा अब क्या बनाने लग जाएंगे, जैसे जैसे इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी ये दोबारा क्या बनाते जाएंगे, CaCO3 बनाने लग जाएंगे। तो बेटा एक स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में, जब ये यहाँ पे नहीं बने हुए, इस रिएक्शन के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। ये कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है अगर सिस्टम क्लोज है। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए सिस्टम का क्लोज होना बहुत जरूरी है। इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए सिस्टम का क्लोज होना जरूरी है, ना तो कोई चीज बाहर रिमूव हो सके, ना ही कोई चीज बाहर से सिस्टम के अंदर ऐड हो सके। अब इट स्टार्ट में बिल्कुल रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट है ही नहीं, जब बने ही नहीं है तो इनका आपस में रिवर्स होना पॉसिबल नहीं है। तो स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। यहां से हम याद कर लेते हैं, यहाँ पे की पॉइंट लिख लेते हैं कि स्टार्ट में कौन फास्ट होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या होगा, फास्ट होगा। और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है और रिवर्स रिएक्शन क्या है, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर रिवर्स रिएक्शन क्या है, रिवर्स रिएक्शन क्या है बेटा, निग्लिजिबल। स्टार्ट में रिवर्स रिएक्शन ना होने के बराबर है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा बेटे, पहले जहां पे ये नहीं थे, अब ये CaO और CO2 आपस में ये बनने लग जाएंगे, इनकी अमाउंट बढ़ती जाएगी, तो इनका आपस में दोबारा कंबाइन होने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। पहले थे ही नहीं तो कंबाइन क्या करते। अब जब इनकी अमाउंट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करता आएगा, इनकी अमाउंट बढ़ेगी, तो ये आपस में दोबारा कंबाइन होंगे और रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप होता जाएगा और फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन होता जाएगा, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन होता है और रिवर्स रिएक्शन थोड़ी स्पीड पकड़ता है। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आता है बेटा, जब एक ऐसा वक्त आता है जब दोनों रिएक्शंस की स्पीड बराबर हो जाती है, कि जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, जैसे ही लेट्स सपोज यहाँ पे क्या एक बैलेंस हो चुका है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, जैसे ही एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा, इधर जाएगा, उधर से फौरन ये आपस में कंपोज होके दोबारा आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल CaCO3 का बना देंगे। लेट्स सपोज बैलेंस यहाँ इस कंडीशन पे अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, तो जैसे ही एक CaCO3 डिकम्पोज होगा, उसी लम्हे एक CaCO3 बन जाएगा। जैसे ही CaO और CO2 आपस में मिलके इधर को शिफ्ट होंगे, तो एक मॉलिक्यूल दोबारा वहां से इसका टूटने से दोबारा CaO और CO2 बन जाएगा। तो जब बैलेंस या जब इक्विलिब्रियम स्टेज डेवलप हो चुकी होती है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट कांस्टेंट हो जाती है।
बेटा देयर इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड कांस्टेंट। इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी 10 मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर भी 10 मॉलिक्यूल होंगे, इक्वल नहीं होते, कांस्टेंट हो जाते हैं। लेट्स सपोज अगर इसके मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं 40 और यहाँ पे है इनके मॉलिक्यूल 25, इस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम बैलेंस हो गया। जैसे ही एक मॉलिक्यूल इधर शिफ्ट हुआ, फौरन एक मॉलिक्यूल इधर, जैसे ही एक मॉलिक्यूल इधर, फौरन एक मॉलिक्यूल इधर, फॉरवर्ड रिवर्स इक्वल स्पीड पे चल रहे हैं, तो उस कंडीशन पे ना तो रिएक्टेंट की अमाउंट चेंज हो रही है, ना प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज हो रही है, उसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है बेटा, अब जरा बुक पर आते हैं। मैं आपको ये पैराग्राफ रीड नहीं करवाने को कह रहा, आप लोग खुद रीड कर लेंगे। मैं आपको बेटा पेज नंबर 4 पर आए और लिखा हुआ है व्हेन वी थिंक ऑफ, यहां पर आ जाए। अगर आपके पास बुक है पेज नंबर 4, व्हेन वी थिंक ऑफ यहां पे लिखा हुआ है, इस जगह पर आ जाए, इसके नीचे वाले पैराग्राफ पे आ जाए। बल्कि व्हेन वी थिंक ऑफ द टर्म इक्विलिब्रियम, the first word that usually strikes our mind, that comes to our mind, is balance. Equilibrium का मतलब है balance. However, the balance may be achieved in variety of ways. When आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज, आपने पहले से जो क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, मुझे दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करवाने या मार्क करवाने की जरूरत नहीं है। When the rate of forward reaction takes place at the rate of reverse reaction, आप ऐसे कह सकते हो, when the rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction, when the speed of forward reaction is equal to speed of reverse reaction। यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, तो द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, इस वर्ड की समझ है आप लोगों को? कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर की क्या बात है? कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर की क्या बात है? डस्टर किधर गया? यहाँ पे बेटा हमने CaCO3 को जब यहाँ पे हमने हीट करना शुरू किया था, तो उससे CaO बना, सिस्टम क्लोज था, और CO2 बना, तो ये रिएक्शन हो गया रिवर्स, सिस्टम क्लोज हुआ। अब जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, हाँ जी, इस बीकर के अंदर जो भी चीज है वो कहलाएगा रिएक्शन मिक्सचर। तो लेट्स सपोज, जैसे मैंने कहा कि इसके 40 मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों के कलेक्टिवली 25 मॉलिक्यूल हैं, लेट्स सपोज कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। तो जैसे ही एक मॉलिक्यूल इधर शिफ्ट होता है, फौरन एक मॉलिक्यूल इधर शिफ्ट होता है, तो उस कंडीशन पर, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर, ना तो CaCO3 की अमाउंट में और कोई फर्क आएगा, ना ही CaO और कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट में फर्क आएगा, क्योंकि जैसे एक टूटेगा तो एक बनेगा उसी लम्हे, जैसे ये दो आपस में मिलेंगे, खत्म होगा तो उसी लम्हे ये बनेगा। तो हम कहते हैं, इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, उसमें मजीद चेंज नहीं आ रही। कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसे क्या कहते हैं बेटा? हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और एट इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या हो सकता है बेटे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, या हो सकता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा बच्चे बताओ मुझे, आप लोग बताओ जी, आपको इस बात की सब बच्चों को समझ आ गई कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर कैसे कांस्टेंट रहती है? ये बात क्लियर है बेटा? जो उसने कहा है कि कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहती है, मतलब उसमें मजीद चेंज नहीं आती ना बेटा। ये कहते हैं कांस्टेंट कैसे रहती है बेटा? देखिए स्टार्ट में आपको क्या बताया, स्टार्ट में ये ऊपर हमने हिट लिखा हुआ है, स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट था, रिवर्स रिएक्शन निग्लिजिबल था। मतलब है स्टार्ट में ये रिएक्टेंट ज्यादा थे, प्रोडक्ट थे ही नहीं, तो इसकी कंपोजिशन चेंज हो रही है, रिएक्टेंट जो है वो कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ रही है। लेकिन एक वक्त आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे, तो फिर ना तो इसमें कोई चेंज आएगी ना इनमें कोई चेंज आएगी। जैसे इनका एक मॉलिक्यूल टूटेगा CaCO3 का, उसी लम्हे CaCO3 का एक मॉलिक्यूल बनेगा, तो इसकी अमाउंट पे, इसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम के वक्त। सेम वुड बी द केस हियर
जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट में मजीद चेंज नहीं आएगी, तो हम कहेंगे जो कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर है वो कांस्टेंट है। अब आपको बेटा व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, डिफाइंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जब इक्विलिब्रियम हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में चीजें बैलेंस में हैं, गिर नहीं रही, तो ये इक्विलिब्रियम कहलाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। When reaction ceases to proceed, it is called static equilibrium. This happens mostly in physical phenomena. For example, a building remains standing rather than falling down because all the forces acting upon it are balanced. This is the example of static equilibrium. नीचे वाले पैराग्राफ पे आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा हुआ है, define dynamic equilibrium, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा। When reaction does not stop, only the rate of forward and rate of reverse reaction become equal to each other but take place in opposite direction. This is called dynamic equilibrium. Dynamic का मतलब क्या है? Still continuing, जहां पे कोई रिएक्शन रुका नहीं है, मुसलसल रिएक्शन चल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की रेट बराबर है, कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन रिएक्शन चल रहा है, स्टिल कंटिन्यूइंग। डायनामिक का मतलब है स्टिल कंटिन्यूइंग, और डायनामिक इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल। अब बेटे हम लोग इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, इस पार्ट पर आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर आएंगे। यहां तक बेटा आप लोगों को ये सारी एक्सप्लेनेशन डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम की समझ आ गई है तो मुझे बता दें, सारे बच्चे आंसर करें बेटा, आप लोगों को क्लियर है? ओके अब बेटा एक्सप्लेनेशन विद हेल्प ऑफ ग्राफ। एक बच्चा कह रहा है सर डायनामिक रिएक्शन कभी नहीं रुकता, लाइक एक लिमिट होती है उसकी, कंटिन्यू रहते ना बेटा। जैसे अभी हमने एक तरफ आयोडीन ले लो और हाइड्रोजन ले लो, उनकी कंडीशन फिक्स कर लो, प्रेशर टेम्परेचर, ये कंडीशन फिक्स है, ये नहीं चेंज हो रहा है। तो हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड आयोडाइड बनाते रहेंगे, और हाइड्रोजन आयोडाइड टूट के हाइड्रोजन और आयोडीन बनाता रहेगा, और ये रिएक्शन चलता रहेगा। हाइड्रोजन और आयोडीन बन भी रहे हैं और मिलके HI भी बना रहे हैं, HI बन भी रहा है और HI टूट भी रहा है, तो वो रिएक्शन स्टिल कंटिन्यूइंग में आता है। बेटा अब एक्सप्लेनेशन विद हेल्प ऑफ ग्राफ। सबसे पहले तो आपको ग्राफ ड्रा करना है। ये आपका बुक का पेज नंबर 5 होगा। हाँ, अगर उसको कोई डिस्टर्ब ना करे तो वो रोजे क़यामत तक चलता रहेगा वो रिएक्शन। बेटा ग्राफ ड्रा करना है। अब ये ग्राफ की ना जो ऊपर का पैराग्राफ है वो मेरे पास ओल्ड बुक थी, तो आपकी क्लास में भी ये इशू हुआ था कि मैं वो जो रीड कर रहा था उसकी स्टेटमेंट और थी, और आपके पास जो बुक है उसकी स्टेटमेंट और थी। तो वर्ड्स अगर इधर उधर हो जाते हैं, कुछ और हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मेन थिंग इज दैट कॉन्सेप्ट, यू राइट द कॉन्सेप्ट, यू राइट द राइट थिंग। तो ग्राफ को हम यहाँ पे बनाते हैं और उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्टिंग ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। आपको पता है बेटा हमेशा एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज को हम लिखते होते हैं, जो इंडिपेंडेंट हो, और जो चीज डिपेंडेंट हो, जो किसी चीज पे डिपेंड कर रही होती है, उसको कहाँ पे लिखते हैं, वाई एक्सिस पे। तो बेटा टाइम जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, टाइम गुजरता ही रहता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम गुजर जाना है। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करेंगे बेटा, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या शो करनी है बेटा हमने, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन रेट। अब मुझे ये बताएं बेटा, बिल्कुल जब स्टार्ट है, जब टाइम बिल्कुल शुरू जीरो है, दिस इज पॉइंट ओरिजिन, जब हमारा टाइम बिल्कुल जीरो है, उसको हमने यहाँ पे पहला हिंट लिखा हुआ है, बिल्कुल एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बेटा, फास्ट है,
फास्ट का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, ये इधर रेट ऑफ रिएक्शन जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है ज्यादा। तो लेट्स सपोज हम यहाँ से शुरू करते हैं, बल्कि यहाँ से शुरू करते हैं, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है फास्ट है, ऊपर यहां से शुरू करेंगे और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मुझे बताए क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब आपने बताना है स्लोज डाउन या स्पीड्स अप, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। शाबाश शाबाश, इब्राहिम, उमर, ईशा, कायन, खानसा बेटे ने बताया, इब्राहिम, इमरान। अच्छा एक बच्चा कह रहा है वजह नहीं पता, कहता है स्लो डाउन होगा लेकिन वजह नहीं पता। ओ बेटा ये आपने CO3 को लिया था स्टार्ट में, बिल्कुल आपके पास लेट्स सपोज 100 मॉलिक्यूल है इनके, ठीक है, तो 100 मॉलिक्यूल एक तरफ से 100 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल हैं, 50 मॉलिक्यूल आपस में से ट्राई कर रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 मॉलिक्यूल की जो ब्रेकअप की उनकी जो टूटने की स्पीड होगी, उनके जो डीकम्पोज होने की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। अब इन्होंने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए, थोड़ी देर बाद यहाँ पे 80 रह गए हैं, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे 75 रह गए हैं, तो ये कम, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है इसीलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो रहा है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन नीचे की तरफ आएगा, ये टाइम गुजरता जाएगा, टाइम गुजरता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन नीचे की तरफ आएगा। तो जैसे जैसे ये हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं यानी कि टाइम गुजर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा स्लो हो रहा है। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन पे आओ, बिल्कुल स्टार्ट में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या था बेटे, 0 पे था, नीचे बिल्कुल 0 पे, लेकिन अगर वही एग्जांपल मैं दोबारा बनाऊं, अपनी वही एग्जांपल बनाते हैं जिसको हमने डिस्कस किया है, बल्कि हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल, H2 प्लस I2 और इनको मिलाने से हमने बनाया हुआ है 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। स्टार्ट में ये ज्यादा है तो इनके आपस में रिएक्ट करने की स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि जो बेटा चीज ज्यादा है तो ज्यादा रिएक्ट करेंगे ना, अगर एक ये कम होते तो कम आपस में रिएक्ट करते। तो स्टार्ट में ये ज्यादा थे तो इनका फास्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट था, और ये स्टार्ट में बिल्कुल 0 थे तो रेट ऑफ रिएक्शन 0 था। जैसे जैसे ये ज्यादा होते जाएंगे, जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, जो प्रोडक्ट स्टार्ट में बिल्कुल 0 थे अब वो प्रोडक्ट बनते जाएंगे तो उनका उनका डीकम्पोजिशन भी स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये बिल्कुल 0 थे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन निग्लिजिबल था, अब ये बन गया है, एक मालिक्यूल लेट्स सपोज बना है तो अभी उसके रिवर्स होने की स्पीड कम होगी, जब 2 मालिक्यूल 3 4 5 40-50 मालिक्यूल बन गए तो जैसे जैसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इनकी अमाउंट बढ़ती जाएगी, इनके डिकम्पोज होने का स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो पहले एक मालिक्यूल है तो सिर्फ एक डिकम्पोज हो रहा है तो स्पीड कम है, और अगर 10 मालिक्यूल डिकम्पोज हो रहे हैं तो वो स्पीड ज्यादा है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता जाएगा, स्पीड अप होता जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीड्स अप होता जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा बेटा, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएंगे बेटा इक्वल। अब मजीद इसमें चेंज नहीं आएगी, मजीद चेंज इसमें जितना भी टाइम गुजर जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन देखें वो क्या हो चुका है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो चुका है, रेट ऑफ रिएक्शन में मजीद चेंज नहीं आ रही क्योंकि दोनों रेट बराबर हो चुके हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो चुके हैं। तो इस कंडीशन पे हम इसको क्या कहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इसको हम अपनी वर्डिंग में लिखेंगे कैसे, एक बच्चा कह रहा है रिवर्स रिएक्शन तो ग्राफ में रिवर्स रिएक्शन तो उसका उलट है लेकिन ग्राफ में उस जैसा लग रहा है। तो बेटा उलट है तो उसको नीचे बना दें, देखिए ना उलट है तो फिर आपको कहने का मतलब है नीचे बना दें, उसका उलट बेटा इस सेंस में है
कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए टाइम गुजर रहा है तो उसकी स्पीड कम हो रही है, और रिवर्स रिएक्शन का जैसे टाइम गुजर रहा है उसकी स्पीड हाई हो रही है। और एक कंडीशन आती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, और उस कंडीशन को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और आप इस ग्राफ को लिखोगे कैसे, अपनी वर्डिंग में बुक में जो भी लिखा हुआ है उसको कैसे लिखोगे आप? इन रिवर्सिबल रिएक्शन, अब ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, तो इसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। तो फर्स्ट लाइन में यही कहता है कि इन रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन। और अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो एट स्टार्ट rate of forward reaction is very fast, but with the passage of time rate of forward reaction decreases, या rate of forward reaction, the speed of forward reaction slows down, and at beginning the rate of reverse reaction is negligible. With the passage of time the rate of forward reaction speeds up and a stage reaches, एक stage आती है when rate of reverse reaction becomes equal to rate of forward reaction, and this condition is called dynamic equilibrium। तो इसको हमने अपनी वर्डिंग में ऐसे बयान कर देना है। ठीक है बच्चों, बुक में कहता है कि इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज, जैसे डायग्राम में बनाया है। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट अ निग्लिजिबल रेट। स्टार्ट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, बट ग्रेजुअली द फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन, उसकी स्पीड कम होती जाएगी, and rate of reverse reaction speeds up, and a stage eventually both reactions attain the same rate, it is called dynamic equilibrium. A stage reaches when the rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction, it is called dynamic equilibrium। तो जहां तक बेटे आप लोगों का क्वेश्चन है मुझे बता दें, इसमें कोई किसी बच्चे को अगर अभी भी कहीं पे कंफ्यूजन है मैं दोबारा बता देता हूं, लेकिन बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को। आई डोंट थिंक कि अभी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कन्फ्यूजन कहीं पे हो रही है आप लोग पूछ सकते हैं, और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है बेटा तो वो मुझे बता दें, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर है। कल इंशाल्लाह हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे पेज नंबर 6 पे हम मूव करेंगे, हम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का डिफरेंस पढ़ेंगे। आप लोगों को ऑलरेडी समझ आ चुका है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में फास्ट है, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट में स्लो है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज डाउन होता है। उसके बाद जी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और रिवर्स रिएक्शन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आता है बेटा इब्राहिम इमरान, इस चैप्टर से हर साल लॉन्ग क्वेश्चन आता है, होपफुली इस बार भी आएगा, और ये सारा के सारा टॉपिक शामिल है तो इसमें तो आना ही आना है। तो कल हम इंशाल्लाह पेज नंबर 6 पे जो दो टॉपिक्स हैं, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन करेंगे बेटा। ये टॉपिक में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं। आपके सामने पूरे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्मेशन भी लिखी हुई है बेटा। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आप रिवर्सिबल रिएक्शन को डिफाइन करोगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, उसके टाइप्स बताओगे, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन है, फिर आप एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताओगे, उसमें फॉरवर्ड कौन सा है रिवर्स कौन सा है, फिर आप डायग्राम भी बनाओगे, वो जो फ्लास्क बनी हुई है, फिर एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ करोगे, ग्राफ बनाओगे, इसको एक्सप्लेन करोगे। बेटा अभी तो कोई आप स्कीम को फॉलो ना करें ना, अभी तो कोई स्कीम नहीं है। चलें बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नया दिन नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखेंगे बेटा, और ये टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।